फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे आईपीसी पर से। फुल्ली आज मैं आपको एक आईपीसी यहां से स्टार्ट करने वाला हूं प्रीएम्बल से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो डील करेगा प्रीएम्बल से, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और उसके साथ थोड़ा सा एक आपको हिंट दूंगा सेक्शन 5 का भी, जो कि लास्ट में थोड़ा सा होगा, जिसके लिए कि मैं आपको बाद में भी एक डिटेल वीडियो दूंगा। तो चलिए प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीएम्बल जो है हमारा बेयर एक्ट जो है वो बोलता है, वेयर एवर इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये क्लियर करता है कि ये एक्सपीडियंट है, एक जनरल कोड प्रोवाइड करता है जो कि जो पर्सनल लॉज हैं उसको डील ना करते हुए। तो कहने का मतलब प्रीएम्बल से ये हुआ कि जो हमारा प्रीएम्बल है, जो ये हमारी आईपीसी के लिए दिया गया है, ये पुराने लॉस जो हमारे थे, पर्सनल लॉस थे, पीपल जो प्रीवियसली जो डील करते थे अपने लॉस से, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि वो सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे और ये जो हमारा प्रीएम्बल है, जो आईपीसी है, ये पास से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो बात आती है कि इसका इफेक्ट क्या था। बेसिकली ये पॉइंट लिखने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि अब जो लॉ होगा सिर्फ वो एक जनरल पीनल लॉ होगा, जनरल पीनल कोड होगा, ना कि वो कोई आपका पर्सनल लॉ होगा। ये उनको रिप्लेस करता है। जो हमारी आईपीसी है वो हमारे पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉज, तो जो भी ये क्रिश्चियन लॉज वगैरह थे, इनको ये प्रिवेल करता है, इनको रिप्लेस करता है। इनको रिप्लेस करके हमारा आईपीसी पर से जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आईपीसी के अंदर कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ज्यूरिसडिक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन होती है टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी, इमूवेबल, मूवेबल। तो ये कुछ टाइप्स हैं ज्यूरिसडिक्शन की, जो कि ज्यूरिसडिक्शन को बताता है। तो लेकिन ज्यूरिसडिक्शन की जो बात आती है हमारी आईपीसी में, उसके लिए हमारी बात आती है सेक्शन 2 एंड सेक्शन 5। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको उस ज्यूरिसडिक्शन पे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सेक्शन 1। सबसे पहले आप सेक्शन 1 रीड कीजिएगा बेयर एक्ट में, नोट कीजिएगा मेरे साथ। सेक्शन 1 बोलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये टाइटल की बात करता है हमारी जो सेक्शन 1 है। तो जो सेक्शन की डेफिनेशन है बेयर एक्ट की वो बताती है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया और एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो है ये हट चुका है। जो ये जम्मू एंड कश्मीर का है ये रिमूव हो गया था 2019 J&K जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो ये जो बात आती है हमारी यहां से निकलकर कि जो ये हमारा एक्ट है इसको आईपीसी बोला जाएगा और ये होल ओवर द इंडिया लगेगा। तो फिर हमारी बात आती है उसे, इस पॉइंट को समझने से पहले इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आप एक और पॉइंट नोट कीजिए कि जो हमारी आईपीसी है क्या ये सब्सटैंटिव है या ये प्रोसीजरल है। तो क्या है ये जो आईपीसी है, ये हमारी एक सब्सटैंटिव लॉ है। तो सब्सटैंटिव इसलिए है ये क्योंकि ये हमें बताती है कि विच एक्ट इज नॉट टू बी डन, और जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। तो उसके लिए हमारी ये पॉइंट जो है ये गिवन है। ये हमारा यहां से निकल कर आता है कि ये हमारी एक सब्सटैंटिव लॉ है। तो जो मैंने आपको ये बेयर एक्ट का सेक्शन 1 बताया, ये हमारी बात करता है एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया क्या कहीं पर डिफाइंड है क्या? तो उसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है हमारी सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिफाइंड इन वेरियस एक्ट्स ऑल्सो। इट इज द इंडिया इज ऑल्सो डिफाइंड इन वेरियस एक्ट्स ऑल्सो। किस किस में? एविडेंस एक्ट में, सीपीसी में, सॉरी सीआरपीसी में, जनरल क्लॉजेज एक्ट में, हमारी बहुत ज्यादा जगह पे हमारा जो है इंडिया डिफाइंड है। यहां तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में भी हमारा जो इंडिया है वो डिफाइंड है। जो कि हमारा आर्टिकल 1 क्लॉज 3 जो हमारा बोलता है वो बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज,
कि वो इंडिया कंप्राइज क्या होगा, क्या क्या कंटेन करेगा। वो करेगा टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरी ऑफ द यूटी, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरी ऑफ एरिया विच कैन बी एक्वायर्ड। तो ये हमारी 3 बात करता है। लेकिन ये जो 3 बात हैं, ये जो 3 पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ही मियर एक सफिशिएंट नहीं है इसको इंडिया को समझने के लिए। तो फिर यहां से बात निकल कर आती है कि आपने टेरिटरी के लिए तो बता दिया, तो व्हाट अबाउट द सीज, जो समुद्र हैं उनके लिए क्या बात है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया की टेरिटरी है कहां कहां तक, इंडिया की टेरिटरी इंक्लूड क्या करती है। तो इंक्लूजन के लिए पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिएगा। सबसे पहला एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑल द इंटरनल वाटर, जैसे जिसमें कि रिवर, वाटर, लेक्स, ये भी इंक्लूडिंग है। और जिसके अंदर हमारा आता है मेयर टाइम टेरिटरीज। मेयर टाइम टेरिटरीज जो है वो हमारी कंसर्न करती है सी से। तो सी जो है हमारा समुंदर है, इसकी टेरिटरी कहां तक, इसकी लिमिटेशन क्या है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसमें हम कहां तक है, उसमें हम हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो है वो टेरिटरी हमारी आती है। तो फिर उसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो शिप्स हैं और जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो भी हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि फ्लोटिंग आइसलैंड उनको बोला जाता है। फ्लोटिंग आइलैंड उनको बोला जाता है कि अगर कोई भी कहीं पे भी, अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई शिप है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई शिप है, वो किसी और कंट्री में जाता है, मान लीजिए श्रीलंका जाता है या किसी और ऑस्ट्रेलिया जाता है या किसी भी कंट्री में जाता है, तो जब वो कंट्री किसी और में चला गया और अगर उस शिप के ऊपर कोई एक्ट होता है, इलीगल एक्ट, तो वो जो एक्ट होगा वो डील होगा हमारा आईपीसी से। तो वहां से हमारी बात निकल कर आती है कि जो इंडिया की टेरिटरी है वो बहुत ही वास्ट है। तो यहां से फिर हमारी एक बात निकलती है कि जो हमारी लैंड है वो कहां तक है। मान लीजिए कि हमारी एक बाउंड्री है, एक इंडिया का नक्शा है, तो वो इंडिया का जो लैंड है वो कहां तक, और जो स्काई लेवल है वो कहां तक। तो इसके लिए जो हमारी लैंड है, टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ तक हमारी लैंड, हमारी टेरिटरी है। और स्काई के अंदर टिल द इंफिनिटी तक हमारी जो एयर है उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहां से हमारी एक और बात निकल कर आती है कि जो हमारी लैंड है, हमारी सिर्फ एक लेवल तक की, एक लेयर तक की ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बल्कि वो इंफिनिटी तक है इन द एयर एंड टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द लैंड। तो जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, फिर इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 टाइप की ज्यूरिसडिक्शन है, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। फिर जो इंट्रा टेरिटोरियल है, जो भी पर्सन एक एक्ट कमिट करता है, अगर वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो उस पर लगेगा इंट्रा टेरिटोरियल, और आउटसाइड द कंट्री अगर कोई वो इंडियन पर्सन है वो कोई एक्ट करता है तो वो लगेगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये हमारी जो बात निकल कर आती है ये क्यों है बेसिक। तो ये जो बात है, इस बात का रीजन जो है वो ये है कि हमारा एक इंडियन लॉ ये बात बोलता है कि जब भी कोई पर्सन इंडिया के अंदर पैदा होता है, कोई इंडियन सिटीजनशिप है जिसकी, तो वो अपने पीठ पर एक बैग कैरी करता है जो हमारा होता है लॉ का, कि जहां भी वो जाएगा वो लॉ उसके साथ हमेशा रहेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप इंडियन हैं तो आपके साथ इंडियन लॉ है। आप फॉरेन जा रहे हैं, आपके साथ इंडियन लॉ है। आप विद इन इंडियन जुरिसडिक्शन है, आपके साथ इंडियन लॉ है, बट टिल यू आर एन इंडियन सिटीजन। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर यहां पर बात आती है कि इंट्रा टेरिटोरियल की। इंट्रा टेरिटोरियल के लिए जो हमारा सेक्शन 2 है वो डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल को, जिसके लिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ये केस क्या बात करता है? ये केस बोलता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनोलॉजी का, वो कॉन्सेप्ट ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी जुरिसडिक्शन है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन डिपेंड ऑन द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड एंड नॉट द नेशनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर। कि जो हमारा इंट्रा टेरिटोरियल जो ये बात करते हैं आईपीसी अप्लाई करने की, वो सभी पर्सन्स पर अप्लाई होती है, बेशक वो इंडियन
इंडियन में रजिस्टर्ड है, इंडिया का है, चाहे वो नहीं है, वो इंडियन टेरिटरी में है, तो उसके ऊपर हमारा इंडियन लॉ अप्लाई होगा। जिसके लिए कि हमारा ये केस जो डिसाइड करता है, क्लियर करता है मुबारक अली अहमद का, कि सभी पर्सन्स पर ये अप्लाई होगा। तो जो पर्सन्स हैं, फिर हमारी बात निकल कर आती है पर्सन की, कि जो पर्सन है वो कौन होगा, किसे हम पर्सन बोलते हैं। तो पर्सन की जो डेफिनेशन गिवन है वो गिवन है हमारी सेक्शन 11 में। तो वो बोलता है पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड ज्यूरिसडिक्ट पर्सन। ज्यूरिसडिक्ट पर्सन कौन होता है? नेचुरल पर्सन तो आप, मैं, हम हो गए नेचुरल पर्सन। तो ज्यूरिसडिक्ट पर्सन वो हुआ जैसे कि कंपनीज, एवरी कंपनी, कॉर्पोरेट, ये हुई हमारी ज्यूरिसडिक्ट पर्सन। तो क्या ये कभी क्राइम कमिट कर सकती है क्या? क्योंकि हमारा लॉ बोलता है एवरी पर्सन मीन्स सब कुछ, कंपनियां भी इंक्लूड हो गई। तो जो कंपनी है, कॉर्पोरेट्स हैं, तो ये कभी भी बॉडीली ऑफेंसेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये पर्सन तो है नहीं। नेचुरल पर्सन ही हमेशा कोई रेप करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी को कुछ बोलेगा, किसी के साथ फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो वो कंपनी नहीं कर सकती। तो फिर कंपनी इसमें क्या कर सकती है? कंपनी चीटिंग कर सकती है, कंपनी फ्रॉड कर सकती है, जिसके लिए कि उनको फाइन किया जा सकता है। जिसके लिए कि हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस बात के लिए। ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के केस में हेल्ड हुआ था, अ कंपनी कैन कमिट एन ऑफेंस, हाउएवर कैन नॉट कमिट एन बॉडीली ऑफेंस, बट कंपनी कैन बी फाइंड एंड इफ द ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व देन दे कैन बी इम्प्रिजन। यहां से हमारी बात निकल कर आती है कि जो कंपनी है उसको हम फाइन लगा सकते हैं और उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। कंपनी को कभी भी सजा नहीं होती, कंपनी को फाइन होता है, कंपनी का क्लोजर हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगी कंपनी, लेकिन कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होती जब तक उसके पर्सन्स जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो। अगर वो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं तो उन ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो फिर हमारी जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है, उसमें मैंने आपको सबसे पहला वर्ड सेक्शन 2 में पनिशमेंट फॉर ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया में सबसे पहला वर्ड है एवरी पर्सन, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट यहां पर आता है शैल बी लायबल। शैल बी लायबल का मतलब क्या है? शैल बी लायबल से मतलब है कि कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है, कोई एक्ट करता है या ओमिट करता है, तो उसके लिए वो शैल बी लायबल होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी अगर वो आईपीसी के अंदर गिवन है। तो ये बात समझाने का रीजन क्या है? जो जजेस हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज नहीं कर सकते उस पॉइंट पे कि जहां पर उसको पनिशमेंट गिवन है कि आपको उसको पनिशमेंट देनी ही है, तो वहां पर जज उसको एग्जाम नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऑफेंस है जिसके लिए हमारी पनिशमेंट दी गई है मिनिमम 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसमें जो जज है, जज को उसको 10 साल की कम से कम सजा देनी ही होगी, वो उसको 9 साल की सजा भी नहीं दे सकता। तो ये बात जो है हमारी सेकंड पॉइंट जो हमने आपको ये सेक्शन का बताया है, तो ये क्लियर करता है शैल बी लायबल का। एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो ये मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं, ये मैं बेसिकली डिटेल्ड में इतना क्यों समझा रहा हूं आपको, इसका रीजन क्या है कि जो ये बेस सेक्शन का मैं आपको लेक्चर लेके आया हूं, ये बेस है। बेस अगर आपका क्लियर होगा किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर अगर कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर आप उसको बेस को अप्लाई करके चलेंगे। तो इसीलिए मैं जो आपको एक एक सेक्शन है उसके एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमारी जो मेरी वीडियोस हैं ये इतनी बड़ी बनती हैं। तो उसके बाद हमारा फिर उसके बाद हमारा बेयर एक्ट बोलता है, सबसे पहले हमने पढ़ा एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। एंड नॉट अदरवाइज का मतलब क्या है? एंड नॉट अदरवाइज से मतलब ये है कि जो भी ये हमारी पनिशमेंट की लिमिट है ये फिक्स्ड है, इसको किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। जो हमारे इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट गिवन है, मान लीजिए कोई ऑफेंस है जिसके अंदर पनिशमेंट गिवन है कि 2 इयर्स की मैक्सिमम है, तो वो 2 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती किसी भी सर्कमस्टांसेस में उस ऑफेंस को, पर्टिकुलरली उस ऑफेंस को लेकर।
तो वहां पर के लिए हमारा ये वर्ड यूज किया गया है एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। यहां पर बात आती है एक्ट और ओमिशन, ये दो वर्ड यूज किए गए हैं। अगर मेरे आपने एविडेंस एक्ट की भी वीडियो सुनी हो या आईपीसी की भी पुरानी वीडियो सुनी हो तो ये बातें मैं उसमें क्लियर करी है क्लियरली। अगर आपने नहीं सुनी है तो उनको भी आप जरूर सुन लीजिएगा। तो ये बात बोलती है कि भी जो ये एक्ट और ओमिशन है ये दोनों ही सिनोनिमस है एक दूसरे के, मतलब एक ही है दोनों का, कि कोई भी अगर आप इलीगल एक्ट करते हैं तो वो एक पनिशेबल है, और अगर आप कोई ओमिशन करते हैं, ओमिशन का मतलब कोई भी इलीगल ओमिशन। लीगल ओमिशन तो आप अगर मान लीजिए ओमिशन किसको बोलते हैं, इलीगल ओमिशन किसको बोलते हैं कि आपकी कोई ड्यूटी थी कि आपको ये काम करना ही करना है और आपने वो ओमिट कर दिया, किया ही नहीं, तो वो एक ओमिशन आ गया इलीगल, तो उसके लिए आपको एक पनिशमेंट दी जा सकती है। तो वहां पर से हमारी बात निकल कर आती है कि एक्ट और ओमिशन, इसलिए ये दो वर्ड यूज किए गए हैं कि वरना तो आप इस बात का एक डिफेंस ले लेंगे, आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि सिर्फ एक्ट वर्ड यूज किया गया है, ओमिशन नहीं यूज किया, तो वहां से हमारी ये बात निकल कर आती है। फिर उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है कि एक्ट और ओमिशन देयरफॉर फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। तो जो ये बात बोली मैंने सारी प्रोविजन thereof, तो ये सारी बात मैंने आपको ये जो क्लियर कर दी है कि जो इस एक्ट में गिवन है इसके अंदर ही पनिशेबल होगा। तो फिर वहां से पॉइंट निकल कर आता है ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी। गिल्टी वर्ड क्यों यूज किया? देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है गिल्टी, एक होता है एक्यूज्ड। ये दो वर्ड हैं, ये जब ये एक्यूज्ड वर्ड हटके सिर्फ गिल्टी रह जाता है तब वहां पर आईपीसी अप्लाई होती है, तब वहां पर उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो गिल्टी से मतलब क्या है? तो गिल्टी का मतलब ये होता है मीन्स ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट फॉर विच ही हैज बीन फाउंड गिल्टी। वो गिल्टी मिल जाता है, मिल कैसे जाता है? बाय प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ट्रायल से। एक जब प्रोसेस ट्रायल का प्रोसेस होता है तो वहां से जब निकल कर आता है तो वहां से वो गिल्टी प्रूव होता है उस ट्रायल से, तब वो पनिशेबल हो जाता है। तो ये एक्यूज्ड क्यों बोलते हैं? फिर एक्यूज्ड और गिल्टी में क्या फर्क है? एक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसके ऊपर इल्जामात लगे हैं, जिसके ऊपर इलिगेशंस लगे हैं। मान लीजिए ए और बी का कोई डिस्प्यूट है, ए ने बी पर कोई इलिगेशंस लगाए हैं, तो वो बी जो है वो एक्यूज्ड है, ना कि वो गिल्टी है। गिल्टी कब होगा वो? जब उसके ऊपर एविडेंसेस जो हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो उसके ऊपर प्रूव हो जाएंगे कि बी ने जो है ये एक्ट किया है या ओमिशन किया है, तब वो जो बी है वो गिल्टी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए। एक बात को याद रखिएगा, कभी भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा कीजिए। देखिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा आपका पढ़ने में, समझने में, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे उसको आप समझ लेंगे तो आप बाकी सारी पब्लिक से एक हटकर निकल कर आते हैं। अगर आप हटकर निकल कर आते हैं तो अच्छे आप एक लॉयर बनते हैं, अच्छे आप एक जज बनते हैं, अच्छे आप एक इंटरप्रिटेटर बनते हैं। तो इसीलिए आपको लॉ पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो है ये बात बताता हूं। तो फिर जो हमारी यहां पर एक बात हुई है, कंटिन्यू करते हैं अब इसको, कि यहां पर बोला गया है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में क्या सभी इंक्लूडेड है? कोई एक्सेप्शन भी है क्या इससे रिलेटेड? तो इसकी एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारी गिवन है। दो एक्सेप्शंस हैं इसकी, कि जो कि सबसे पहले बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में गिवन है, और दूसरी है इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस, वो भी हमारे जो हैं एग्जम्प्टेड हैं इस पॉइंट से। एग्जम्प्टेड से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 361 क्लॉज 2 और 3, वो हमारी बोलता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, गवर्नर ऑफ इंडिया हैं, ये हमारे आईपीसी से एग्जम्प्टेड हैं, इनको हम एवरी पर्सन में इंक्लूड नहीं करते। तो फिर एक क्वेश्चन निकल कर आता है इस पॉइंट से कि क्या अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ इंडिया कोई क्राइम करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, विद ड्यू अपॉलॉजी आई एम सेइंग दिस, कि अगर कोई वो ऑफेंस करते हैं तो फिर उनके ऊपर ट्रायल कैसे चलेगा? तो उसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे या गवर्नर होंगे उनको उस पोस्ट से हटाया जाएगा, हटाने के बाद उन पर वो ट्रायल चलेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। कभी भी हम प्रेसिडेंट को नहीं हम पनिश करते हैं, हम पर्सन को पनिश करते हैं।
तो प्रेसिडेंट से उनको हटाया जाएगा, he will be non-president, then the criminal trial will be taken against him or her, whatever it is. तो फिर हमारी बात आती है कि इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशंस। तो इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस की जो बात आती है, तो वहां से बात आती है कि जो इंटरनेशनल लॉ के सॉवरेन्स हैं एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये वियना कन्वेंशन के अंदर ये हमारा बताया गया है कि जो हमारे फॉरेन सॉवरेन्स हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, सॉरी। तो क्यों नहीं कर सकते उनको प्रोसिक्यूट? क्योंकि वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के कौन होते हैं? जैसे कि हमारी फॉरेन एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, कोई ऑस्ट्रेलिया की है, अमेरिका की है, कि जापान की है। तो अलग अलग कंट्रीज की हमारी जो है एम्बेसीज हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं, वो जो पर्सन्स होंगे, जो भी वो पर्सन्स होंगे उन ऑफिसेज के, उनको हम इंडिया में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं? उनको सिर्फ हम उनके कंट्री में वापस भेज सकते हैं, इससे ज्यादा हम इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो फिर हमारी एक इंपॉर्टेंट बात, एक जनरल बात मैं आपको बताऊं, क्या कभी स्टेट को पनिशेबल किया जा सकता है क्या? कैन स्टेट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उसने कोई एक्ट कर दिया, तो क्या स्टेट भी लायबल होगी उसके लिए? तो इसके लिए हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 9 जजेस की बेंच थी इसमें। तो वो केस है सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कैलकाटा। 1967 सुप्रीम कोर्ट का है, 9 जजेस की बेंच थी, जिसमें से 7 जजेस ने इसमें एक पॉइंट बोले थे, जो बात कही थी वो मैं आपको बताऊंगा। 7 out of 9 said our constitution is by we the people। हमारा जो बेसिकली जजमेंट में ये था, ये बोला गया कि लॉ क्या बोलता है, किसने बनाया है लॉ, किसके लिए है? we the people। एंड all others law also says that कि state is not above the people, कि भाई we the people की हम बात करते हैं। तो we the people में पीपल्स आर सुप्रीम, ना कि स्टेट। जो स्टेट है वो पर्सन से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगी। तो स्टेट को भी आप इसमें लायबल कर सकते हैं। तो इसमें जो बात बोली गई थी वो ये थी कि स्टेट को आप लायबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो मोनार्की नहीं है। मोनार्की का मतलब कि जो एक बात आती है मोनार्की की कि किंग डज नो रॉन्ग, वो रूल जो है इंडिया पर अप्लाई नहीं होता। वी कांट फाइल सूट अगेंस्ट स्टेट एंड वी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द स्टेट एंड कैन आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन। तो हम कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं स्टेट से, अगर स्टेट का ऑफिशियल पर्सन कोई भी गलत करता है विद इन द ऑफिशियल ड्यूटी। तो फिर हमारी बात निकल कर आती है कि जो इसकी एक्सेप्शंस और हैं आईपीसी की। आप मेरी वीडियो को जरूर है ना, जब भी आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो एक पॉइंट जरूर बना लीजिए कीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपसे जब भी आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और एक एक बात को आप समझकर चल रहे हैं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ कर आता है, समझ नहीं आता है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका आंसर देने की पूरी ट्राई करूंगा उस पॉइंट को लेकर। तो जो आईपीसी है इसके लिए भी मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सारे एक्ट्स भी मैं आपको इसी तरह फुल फ्लेजली एक्सप्लेन करता हूं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जो हमारी आईपीसी है इसकी और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है कि जो हमने आपको एक बात बताई थी, जो मैंने आपको कि जो आईपीसी है उसकी एक्सेप्शंस की, तो जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस के अंदर कि जो अलायंसेस हैं, वॉर अलायंसेस पर्संस होते हैं, उन पर भी हमारा आईपीसी जो है वो अप्लाई नहीं होता। वॉर अलायंसेस कौन हुए? वॉर अलायंसेस वो पर्संस हुए कि जैसे कोई भी एक किसी कंट्री के साथ हमारी लड़ाई हुई इंडिया की, और जो उस कंट्री के पर्संस हैं वो इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं और इंडियन आर्मी उनको पकड़ लेती है। तो जो उनका ट्रायल है वो आईपीसी के अंदर नहीं चलेगा, वो उनके पर्सनल लॉज के अंदर चलेगा, जो भी आर्मी के लॉज हैं। तो जो हमारे इसके बाद एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो आर्मी इंडिया कॉल करती है किसी फॉरेन कंट्री की, जैसे कि आपको अगर पता हो कि अगर इंडिया कोई कंट्री की आर्मी कॉल कर सकती है, तो अगर वो कॉल करते हैं उस आर्मी को, तो जो आर्मी के वो पर्सन्स होंगे
वो भी हमारे आईपीसी के साथ डील नहीं करते, वो एग्जम्प्टेड हैं इस बात से। तो जो इसके एक्सेप्शन है वो डील करता है, इसके लिए हम रीड करेंगे सेक्शन 5। तो हमारा सेक्शन 2 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 हमारा ये बोलता है कि जो आईपीसी है, बियर एक्ट जो लैंग्वेज बोलती है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, इस एक्ट से जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगे। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी अफेक्टेड बाय द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो जो मैंने अभी आपको पीछे ये एक्सेप्शंस बताई थी, तो उसी की ये बात करता है हमारा सेक्शन 5। तो यहां पर एक सेक्शन 5 में अगर आपने एक नोट करें, पॉइंट निकल कर आता है, वो लास्ट में तो वर्ड यूज करता है सेक्शन 5, जो कि बोलता है स्पेशल एंड लोकल लॉ। स्पेशल एंड लोकल लॉ पर भी हमारा आईपीसी नहीं लगता। इसका ये जो पॉइंट है ये क्यों डाला, क्या मतलब है इस पॉइंट से, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये हमारी बात करता है स्पेशल एंड लोकल लॉ की, इसको क्लियर करने के लिए जो इसका कंफ्यूजन है आईपीसी के और लोकल लॉ और स्पेशल लॉज का, इसके लिए हम जाएंगे जनरल क्लॉज एक्ट में। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 26 जो है हमें क्लियर करता है वट एवर यू वॉन्ट कैन मूव विद इट। क्या मतलब इस बात से कि जो आप चाहते हैं कि स्पेशल लॉ, लोकल लॉ या आईपीसी, जिसमें चाहें आप उसमें मूव कर सकते हैं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है फिर कि आप किसमें जाएं और किसमें ना जाएं। तो वो केस है जेके कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो ये बोलता है वेन एवर देर इज ए कंफ्लिक्ट between the IPC and the special and the local laws, then the special and the local laws of that particular area that will prevail। तो फिर जो पॉइंट आता है कि स्पेशल और लोकल लॉज, स्पेशल लॉज कौन से होते हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट, ये हमारा हुआ स्पेशल लॉ। और लोकल लॉ कौन से होते हैं, लोकल लॉ जैसे यूपी के लिए लीकर एक्ट बनाया गया, यूपी के लिए स्पेशल है, कोई पंजाब के लिए स्पेशल एक एक्ट है, कोई हरियाणा के लिए स्पेशल एक्ट है, दिल्ली के लिए स्पेशली एक एक्ट बनाया गया है जो कि सिर्फ दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो वो हमारा हुआ एक लोकल लॉ। तो आई होप कि जो ये मैंने आपको ये पॉइंट बताया है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे जो हमारी वीडियो है ये हमारी एंड होती है, और तो यहां से हमारी बात क्लियर होती है स्पेशल और लोकल लॉज की। आई होप कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। आईपीसी के ऊपर सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 5 जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कंप्लीटली। बहुत बड़ी वीडियो है आई नो, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये वर्ड टू वर्ड जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये समझ आ गए होंगे। समझ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक